अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आज 2017-2018 का बजट पेश किया गया। इसहाक डार साहब ने आज कौमी असेंबली में खड़े होकर ये बजट पेश किया, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बजट पेश किया। लेकिन इस पूरी स्पीच के दौरान जो पूरा पाकिस्तान बड़े गौर से सुनता है, सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक आम आदमी ने इसको कितना समझा, आम आदमी के लिए कितना रिलीफ था, आम आदमी को अब क्या पता लगा है कि कौन से नए टैक्सेस लग रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ने वाली है। वो आम आदमी जो बच्चों की स्कूल की फीस अदा करता है, जो पेट्रोल भराता है, जिसने घर की खाने पीने की अशिया खरीदनी होती हैं, उसके लिए तमाम तरह अशिया क्या महंगी होने जा रही हैं या सस्ती होने जा रही हैं, मुझे तो समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई। हमने इसीलिए आज एक ऐसे अवामी सियासतदान को अपने प्रोग्राम में दावत दी है कि वो अवाम तक कम्युनिकेट कर सकें, उनको बता सकें कि दरअसल में इस बजट में उनके लिए क्या है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मैं आज पूरा दिन ट्रांसमिशन भी करता रहा इस बजट के हवाले से, बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स, बड़े मैच के तज्जियाकारों से पूछा, तज्जियाकारों की राय ली, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। आप एक एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, क्या समझ आया है इस बजट के हवाले से? आपका क्या तजुर्बा कहता है इस बजट में क्या था आज? हर आदमी की एक शोहरत होती है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसकी एक सोच होती है। इसहाक डार साहब कोई पहला बजट नहीं पेश कर रहे। हर बजट इनका अवाम दोस्त होता है, बाद में पता लगता है अवाम दुश्मन था। और शमारियात, बेसिकली ये अकाउंटेंट हैं, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, और शमारियात के हेर फेर के इतने माहिर हैं कि इन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF को भी गोली दे दी थी। जब उन्होंने जब पकड़ा तो फिर मुशर्रफ का दौर था। ये आने वाली हुकूमती ऐसे मसले छोड़ जाते हैं। कितने मिलियन डॉलर्स का उन्होंने जुर्माना पे किया, और उस जुर्माने के बाद आज जो ये कह रहे हैं ट्रिलियन रुपीज सर्फ करने जा रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज की किस्तें मसला है, इकोनॉमी डिजास्टर है। कह रहे हैं जनाब अली चॉकलेट खाओ और मुर्गी खाओ, मुर्गी इनका बिजनेस है। और अब तो कह रहे हैं शुतुरमुर्ग भी खाओ बेशक। हाँ, ये कहा उन्होंने आज। सो मुर्गी खाओ और शुतुरमुर्ग खाओ, और इनकी तरफ मत देखो। ये जो कुछ मर्जी करें, मुल्क के खजाने को इधर से उधर कर दें, बाहर ले जाएं, दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं। गरीब के लिए 15,000 की तनख्वाह है। अगर इसहाक डार साहब 3 बच्चों के फैमिली का बजट बना दें, जो किराए के मकान में रहता हो, बिजली के बिल देता हो, स्कूल के बच्चों की फीस देता हो, छोटी मोटी एस्पिरिन और पैनाडोल भी देनी पड़ती हो उसको, और बाज़ वालदैन भी उसके साथ आ जाते हैं, होते ही हैं, हमारा माशरा ऐसा है। तो मैं जो सजा वो मुकर्रर करें, मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। ये झूठ का बजट है, इलेक्शन बजट है। इनको पता है कि अगला बजट भी आप पेश करेंगे, आप होंगे तो पेश करेंगे ना। इनको पता है कि ये साल इलेक्शन का हो सकता है, और उन्होंने जो भेजे हैं, मैं आपको एक देता हूं आज की बजट में से। ये 2 सड़कें बना रहे हैं। एक बना रहे हैं लाहौर अब्दुल हकीम सेक्शन में 230 किलोमीटर और 48 अरब रुपए में, अंदाजा करें। और इसमें 35% बंदे का वैसी करप्शन होती है, बिल लेने के लिए, ठेका लेने के लिए, एडवांस लेने के लिए। सक्खर हैदराबाद सेक्शन, ये सॉरी मुल्तान से सक्खर बना रहे हैं जी, ये 36 बिलियन की, और ये कह रहे हैं हम जाल बिछा रहे हैं। न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी। ये कहते हैं इंडस्ट्री जीरो है जी। आप टैक्स इनसे पूछें, खड्डी वालों से। किसान के लिए कहते हैं हमने जनाब अली यूरिया 1300 रुपए की गंदम। अगर कहीं किसी गरीब किसान से कोई ले रहा है, बड़े जागीरदारों की बात नहीं मैं करता, जिसकी 30-40 एकड़ या 20 कनाल या 40 कनाल जिसकी जमीन है, उसकी 1100 रुपए पे गंदम बिक रही है। और ये चीनी के सौदागर, जो चीनी के माफिया जो है, ये शुगर केन वालों के पैसे कोई नहीं देता। और हमें ये बताएं कि जनाब हमने नए जॉब क्रिएट करने के लिए, देखें जी, अनपढ़ आदमी जो है इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला है, पढ़ा लिखा नौजवान, जिसके लिए जॉब की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जो अहम अदारे हैं, इन पर उन्होंने अपने लोगों को बैठाया हुआ। इसीलिए एक्सपोर्ट का आप देखें 35 बिलियन का, 3-4 बिलियन का डेफिसिट जा रहा है। और
कोई बताए कि हमने एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है। बांग्लादेश आपके सामने है, शेख इंडिया आपके सामने साहब, है, शेख साहब अभी श्रीलंका आपने फरमाया कि यहाँ का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो सबसे बड़ा मसला है। शेख साहब माशाल्लाह यहाँ पे ऐसे नौजवान हैं जो अपने वालिदैन को करोड़ों रुपया हर साल गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, अरबों रुपया कमाते हैं सालों साल के अंदर। तो ये तो हमारा असासा है, ये तो हमारे एसेट है। शेख साहब, 2 ही बंदे भेज सकते हैं, जो हीरोइन का काम पाउडर का करते हो या पाकिस्तान के लोगों की लूटी हुई दौलत जो है वो तरीके सलीके से वापस लाते हो। और उसमें अब ये फंसे हुए हैं, जेआईटी जो है इनके हलक में फंसी हुई है और ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बजट में भी होगा आज तक अभी मेरा उनसे एक मुकालमा हुआ है, 9,000 रुपए की कबर है जी। अभी एक चैनल पर मेरी उनसे बराह रास्त बात हुई है जी। आप इनसे पूछे एजुकेशन के लिए क्या रखा है इन्होंने, मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए क्या रखा है। 37.5 अरब रुपया हायर एजुकेशन डिस्ट्रॉय करें। मैं कहता हूं जी हायर एजुकेशन में तो जो जिस बुरे तरीके से ये नाकाम हुए हैं, बेसिक एजुकेशन के लिए कितने करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। कितने सिस्टम में वो बच्चे जो बेचारे ये कहते हैं चाइल्ड लेबर में सुबह सुबह वैगनों के पीछे लटके सवारियों को बैठा रहे होते हैं, किसी डेंटर के पास, वेल्डर के पास, मैकेनिक के पास, मोची के पास, धोबी के पास, नाई के पास, जिनके वालिदैन जो है उन्हीं बच्चों की रोजगार पे गुजारा कर रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि यार इनका भी कोई मुस्तकबिल है, इनको सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है। इनके मुंह से जो गिरता है वो कौम खाती है। ये लोगों के बच्चों को डांटते हैं और अपने बच्चों में बांटते हैं और फिर बच्चे यही है इनको वापस लौटाते हैं। और दुनिया का कोई जेआईटी, कोई निजाम वो बुला ले तो कहते हैं हाय मुझे छेड़ता है, ये मुझसे ऐसे सवाल करता है, मेरी बेइज्जती करते हैं। शेख साहब वो उन्होंने तो ऐलान आज किया कि आप लोग खुश हो जाएं, पाकिस्तानियों खुश हो जाओ, 2018 में लोड शेडिंग खत्म होने जा रही है। सर जी नंदीपुर इन्होंने बेच दिया, उन्हें पौने कायदे आजम सोलर बेचने जा रहे हैं। जाहिर है जी किसी चाइनीज कंपनी को दे दिया इन्होंने। अच्छा, कोई पूछा ही नहीं, किस कौम को पूछने वाले कोई नहीं है। और कौमी असम्बली कोई इस मुल्क में है पूछने वाला कि 4 साल में एक तहरीके इल्तवा नहीं लगी इस असम्बली में जी? कोई इनसे पूछने वाला है जनाब कि वो 400 बिलियन जो हम पे आपने चढ़ा दिया ये प्राइवेट पावर प्लांट्स का, उसका क्या होगा? जो पहले 380 दिए थे उसमें से 120 रुपए गबन हो गए कायमा कमेटी में पब्लिक। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बजट के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रहेगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं आपके पास। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। 2017-18 का आज बजट इसहाक डार साहब ने आज तजावीज़ पेश की पार्लियामेंट के अंदर, उसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक जुमला कहा था, वो एकदम मुझे उसने स्ट्राइक किया। मैं चाहूंगा जरा थोड़ी सी रोशनी इसके ऊपर डालें। ये पोल्ट्री के बिजनेस के लिए बड़ा इस बार अनाउंसमेंट्स की गई हैं। पोल्ट्री मशीनरी पर दरामदी टैक्स 17 से कम करके 7% कर दिया गया है। फार्मिंग की हौसला अफजाई के लिए कस्टम ड्यूटी की छूट का फैसला कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने का फैसला कर दिया गया है। शुतुरमुर्ग फार्मिंग के लिए कस्टम ड्यूटी इस्तिस्ना की तजवीज दे दी गई है। आप पाकिस्तानी मुर्गी खाएंगे, वेजिटेबल का और सब्जियों का दौर खत्म हुआ। जनाब अली, इस मुल्क में मोनोपोली है शुगर पे और पोल्ट्री पे और मिल्क पे। मिल्क में कुछ और लोग भी हैं नवाज शरीफ खानदान के। ये बजट अपने घर का बनाते हैं, ये बजट घर का बनाते हैं। और मुर्दे का जो रेट बताया है ये इनको मरना याद ही नहीं है। 9,000 रुपए की बड़ी कब्र है जी, 4800 रुपए की छोटी कब्र है। और किसी को मरने के लिए भी 25,000 रुपया चाहिए। और ये 15,000 रुपया जो इन्होंने मजदूर की कहा कि जनाब कम से कम उजरत होगी, बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, कुत्ते की खुराक का पैकेट जो है वो 6200 रुपए का है। आज के दौर में अगर कोई शख्स ये समझता है कि 15,000 रुपए में किसी का गुजारा हो सकता है। मैं एक बहुत अहम बात करना चाह रहा हूं, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ करे। कल परसों रमजान है, अगर ये गलत हो जाए तो कौम भी मुझे माफ करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा तो ज़ोहरा भी
पे भी कोई इल्जाम हो चोरी का और वो ऐसा पकड़ी जाए तो उनके भी हाथ काट दिए जाए। लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली इस्लाम में, आप ये कहें इसको जो भी लफ्ज दे दें ताकि दीनी कुव्वतें वैसी ना मेरे पीछे पड़ जाए, उन्होंने कहा चोरी और मुसीबत ज़दा और कहत ज़दा इलाके में ये कानून नाफज नहीं हो सकता। कहत ज़दा, आफत ज़दा इलाके में ये कानून नहीं लगेगा और वहां इसकी छूट होनी चाहिए जी। और आज पाकिस्तान में जब 15,000 रुपए में इंसान को जिंदगी मजबूर कर दिया जाता है कि वो इसी में रहे और वो भी नौकरी नहीं मिलती। मैं सिंध में ऐसे नौजवानों को जानता हूं, अभी मैं दादू गया और उधर गया, सखर गया, नौजवानों ने मुझे कसम खा के कहा जी कि 2-2 लाख रुपए की उन्होंने नौकरी दी है। पाकिस्तान में जितने लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया वो जाती लोगों को अपॉइंट किया, ये इनकी रवायत रही है। देखिए जब पुलिस में भी शुरू के दवार थे जो बड़े तरक्की, क्यों पुलिस का निजाम फेल हो गया कि यहां MNA MPO को कोटा दिया गया 2-2 3-3 ASI का, वो कोई SP बन गया, कोई DSP बन गया। अगर किसी की कमर पूरी भी नहीं थी और कोई दौड़ में भी पूरा नहीं था, इम्तहान को तो छोड़ें उसको भी रख लिया गया। यही हाल पटवार का हुआ, यही हाल पाकिस्तान की जमीन के मामलात को देखने वालों में हुआ। और आज आलम क्या है? आलम यह है जनाब अली कि इंसाफ के हसूल के लिए लोग जो दर बदर धक्के खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता ये कोई नई बात नहीं होगी, लोग गुर्दे बेच रहे हैं, लोग बच्चों को बेच रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में अब बच्चियों को बेचा जा रहा है। शेख साहब बाप ने खुदकुशी कर ली, बाप ने खुदकुशी कर ली कि मेरी नौकरी बेटे को दे दो। हाँ, अल्लाह आपका भला करे। मकान उसके पास नहीं है, अब उसको नौकरी मिल जाएगी। पाकिस्तान में मुझे अच्छा याद है कि एक दफा भुट्टो ने कहा कि आपको इतनी कवरेज मिली मुफ्ती महमूद साहब को जी। उन्होंने कहा हाँ, मैं कौमी असम्बली का मेंबर नहीं था, सुन रहा था वो। उन्होंने कहा इसके लिए मरना शर्त है। पाकिस्तान में जब मीडिया में जिक्र हो जाता है, कई लोग हमें कहते हैं जनाब हमें कहा गया था कि हम 5 लाख रुपए का चेक है हमारा, इतने महीने हो गए अभी कैश नहीं हुआ। वो हम जिक्र करते हैं किसी प्रोग्राम में कि फलानी माई का बेटा मर गया, इस तरह हादसे में उसको 5 लाख का चेक, जिस तरह बाटा के या किसी और सर्विस के रेट है, इसी तरह पाकिस्तान में मरने वालों के रेट है। पुलिस का और रेट है, आम आदमी का और रेट है। सो यहां मरना शर्त है, मरने के बाद आपको मिलता है। जो बेसिक बात है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, पाकिस्तान में डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, इन लोगों का रोजगार इतना मसला नहीं है, मकान बनाने वालों का इतना मसला नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर आपने गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी या कम तालीफ याफ्ता को रोजगार आम करना है, उसके लिए जरूरी है बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत, इसको सस्ता करें। और मैं पाकिस्तान में जिन लोगों ने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशनों से गरीबों ने कर्जा लिया, मैंने 70% लोगों को आधे में मकान बेचते हुए छोड़ते हुए देखा है। 70% लोगों को। एक उसका रेशियो इतना होता है। पाकिस्तान का बड़ा सियासतदान, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट चोरी करता है और कर्जे भी माफ करा लेता है। इस मुल्क में अगर नहीं माफ हुआ तो हाउस एंड बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन का, और अब कहते हैं बैतुल माल का। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं ये 4 से 6 अरब रुपया इस साल इलेक्शन के लिए दिया गया है। तमाम कारपोरेशन में बैतुल माल ने रकमें बांटी हैं। शेख साहब लैपटॉप स्कीम के लिए 20 अरब आ गया जी। जाहिर है समझते हैं कि पढ़े लिखे को खुश करने का ये तरीका, बाद में वो भी बेच देता 12,000 रुपए में, 11,000 रुपए में, 10,000 रुपए में। रोजगार नहीं देना उसको, रोजगार नहीं देना कि वो साहिब रोजगार हो जाए। कोई ऐसी स्कीम्स लाएं कि जिसमें नौजवान जो है वो साहिब उसकी उम्र गुजर। देखें इस मुल्क में नौजवान का सबसे बड़ा मसला जो है कि उसकी उम्र उस जगह पे पहुंच गई है कि जिसके बाद उसको रोजगार नहीं मिल सकता और वो धक्के खा रहा है। कई प्राइवेट इदारों में 2-2 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलती, 3-3 महीने की तनख्वाहें नहीं मिलती। हर आदमी कहता है कि मैं रात को टेलीविजन में उनका जिक्र करूं। जनाब मैं किस किस का जिक्र करूं, किस किस की बात करूं? शेख साहब हमारा नौजवान टैक्सी चलाएगा ना, फोन मेरा, उसके लिए टैक्सियां जो आ रही हैं, टैक्सी चलाए वो। ये आमर पहले भी जो काली पीली टैक्सी चलाई थी नवाज शरीफ ने, उसमें बिलियन यूनाइटेड बैंक के और एक दूसरा बैंक के थे।
बिलियन रुपीस डूब गए थे और ये टैक्सियां काबुल में चल रही थी। और जो बड़े लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उस स्कीम के तहत उन्होंने मर्सिडीज गाड़ियां ली, मर्सिडीज गाड़ियां ली उन्होंने काली पीली टैक्सी स्कीम के तहत। पांच मर्सिडीज निकाल सकते थे आप इकट्ठे, 5 मर्सिडीज। जब सरबराह खुद, उनका नाम खुद फौरन पैसे शिफ्ट करने में, और जिस मुल्क का वजीर खजाना खुद 164 का बयान दे और हर जगह 2-2 दस्तखत करे कि जनाब हाँ मैंने जनाब ये पैसे शिफ्ट किए। और आप यकीन जाने, अगर कोई अंधा भी हुदैबिया पेपर मिल को देखे, जिसकी बसीरत ना हो, अंधा तो नहीं कहना चाहिए, जो गया गुजरा थका हुआ आदमी भी कहे कि जनाब मैं हुदैबिया पेपर मिल के फैसले, उसका जज एक रेफरी वो खुद ऑफशोर कंपनी में अकाउंट ले गया। दो ही चीजें हैं, या इसहाक डार कहे कि मैंने ये बयान नहीं दिया तब वो जेल जाता है, अगर वो कहे कि मैंने दिया है तो फिर पप्पू जेल जाता है। पप्पू शेख साहब, पप्पू और इसहाक डार में से एक आदमी, पप्पू एक ही है जो 2 पर्चों में फेल हुआ है, 3 में उसकी सप्लीमेंट्री है, इंशाल्लाह उसका वाइवा ले रहे हैं, और गोली अंदर होगी, और गोली मैं दवाई वाली कह रहा हूं, दूसरी नहीं कह रहा, ठीक है, अच्छी बात। और इनकी फक्की जो है, इनका हाजमा ठीक करेगी इंशाल्लाह। 100-125 दिन का खेल है और इसमें ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। शेख साहब, मुझे आज एक मैसेज आया, मैं चाहूंगा आप उस पर कमेंट करें। जैसे इसहाक डार साहब ने अनाउंस किया ना कि कम से कम तनख्वाह 15,000 रुपए होनी चाहिए, आप यकीन करें मेरे फोन पे एक मैसेज आया, मुझे किसी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कानून आ जाना चाहिए कि वजीर खजाना जब बजट की तकरीर कर रहा हो ना, और जो मिनिमम तनख्वाह, जो कम से कम तनख्वाह वो अनाउंस करे ना, वो वजीर खजाना को कहें कि इतनी तनख्वाह में पहले 1 महीना अपना घर चला के दिखाए। वो तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूं 2 बच्चों की फैमिली का बजट दिखा के बताएं। असल मसला जो है वो बुनियादी तौर पर जो मसला है कि ये नौदौलती हैं सारे, ये नहीं कि इन्होंने गुर्बत नहीं देखी हुई, इन्होंने गुर्बत देखी हुई है, ये गुर्बतों में परवान चढ़े हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 1935 से लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी गुर्बत दूर कर दे जी। जिस मुल्क में जाओ वहां इनकी बिल्डिंगें हैं, दुबई जाओ इनके टावर हैं, सऊदी अरब जाओ इनकी फैक्ट्रियां हैं, लंदन जाओ इनके फ्लैट है, उधर चले जाओ कहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वहां भी लोग नहीं। मैं तो स्पेन में एक दफा गया, वहां टैक्सी ड्राइवर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि उसका सबूत नहीं है तो कहने की मुनासिब नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है, एक बात जो मैं सारी कौम को कहता हूं पहले दिन से, 200 दिनों से कह रहा हूं कि कानून और नून में से एक का जनाजा निकलेगा। अब मुझे यकीन है कि ये सियासी जनाजा नून का निकलेगा। अगर ये झूठ में अकड़े और इन्होंने जिद की और पप्पू ने जिद की, तो इसे कमरा, ये जहां इसका दोबारा इम्तहान लिया जा रहा है 3 की सप्लीमेंट्री का, इसको उठा के 5 साल के लिए। शेख साहब, आपने चूंकि जिक्र कर ही दिया, तो मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिएगा। उन्होंने तो JIT के ऊपर भी एतराजात कर दिया, उन्होंने कहा JIT जो है वो हमारे साथ बहुत सख्त सलूक कर रही है। मुजरम के कहने पे, मुजरम ना सही मुल्जम के कहने पे, अब मुझे पता नहीं मुजरम का डिफरेंस और मुल्जम, जिस पे अभी इल्जाम हो, जिस पे इल्जाम हो वो मुल्जिम, जिस पे इल्जाम साबित हो जाए वो मुजरिम। मुल्जम के कहने पे कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं बदली। मुल्जम, और ये जिन 2 आदमियों की, आप ये सुन के बड़ा दिलचस्प बात है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी। जिन 2 आदमियों को ये कह रहे हैं चेंज करे, उसका चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने किया और मंडे को उनकी पेशी है। हाँ जी, ऐसे ही मंडे को उनके हेयरिंग है। जिन 2 आदमियों पर उन्होंने एतराज किया है, जो बंदे ये इन करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार लिस्ट भेजो, लिस्ट में से उन्होंने इन 2 आदमियों को मुनासिब और बेहतर समझा। कहते हैं यही गलत है, ये फलाने का रिश्तेदार। अगर रिश्तेदारी की बात हो तो उमर असद इतना टैलेंटेड आदमी है, जुबैर को आपने गवर्नर लगा दिया है, और उसको गवर्नरी मिली असद उमर की वजह से है कि वो PTI में है, उसकी कोई सलाहियत नहीं है। वो गवर्नर तो बहुत दूर की बात है, वो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, कराची के किसी हल्के से, सिंध के किसी हल्के से अगर जुबैर
काउंसलर मुंतखब होकर मुझे बता दे तो मैं कहूंगा कि हाँ यार एक अहल आदमी। और मैं इससे बड़ा इल्जाम लगाता हूं, 4 सालों में किसी आदमी को मेरिट पर नवाज शरीफ ने लगाया हो तो प्लीज मुझे कॉल करे कोई आदमी। मैं शेख साहब आपको नाम बताता हूं, मैं बताता हूं शेख साहब आपको नाम, मैं आपको मेरिट के नाम बताता हूं। उन्होंने राव तहसीन साहब को लगाया, उन्होंने तारिक फातमी साहब को लगाया, नजम सेठी साहब को लगाया, फवाद हसन फवाद साहब को लगाया। सारे मेरिट पे नहीं लगाए उन्होंने लोग। अब आप मुझे गुस्सा चढ़ा रहे हैं। अगर यही मेरिट है तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज्यादा मेरिट की इज्जत नफ्स को कोई मजरू नहीं कर सकता। ये तो बहुत आप नाम ले रहे हैं जो तो लोगों में है। छोटे छोटे आदमी भी उन्होंने अदारों में एक्सपोर्ट क्यों तबाह हुई, जरा पैदा करें कि एक्सपोर्ट पे हेड किनों को लगाया है। कोई है खुर्रम दस्तगीर को पूछे कि तू इतनी बड़ी तकरीर करता है, इतनी बड़ी बातें करता है, कारकर्दगी तेरी क्या है? बिग जीरो। तबाह हाल मुल्क को ये छोड़ के जा रहे हैं, तबाह हाल मुल्क को ये छोड़कर जा रहे हैं। और ये नवाज शरीफ की हमेशा आदत रही है कि जब वो जाने वाला होता है वो मुल्क को कर्जों की इतनी बौछार में छोड़ जाता है। ये मोटरवे का बड़ा लेता है। मोटरवे की पेमेंट किसने की जी? मोटरवे ये खुद चले गए जी। ये शेख साहब चले गए और पेमेंट में शरफदौर में हुई। शेख साहब ये आज असद उमर साहब ने पार्लियामेंट के बाहर बात की। उन्होंने कहा 8,000 अरब रुपया कर्जा लिया जा चुका है। 8,000 अरब। शेख साहब 8,000 अरब में कितने सिफर होते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। वाकई इतना ही है 8,000 अरब? सर ये तो वो है जो सामने होगा। इन्होंने मुल्क का एयरपोर्ट्स रख दिए हैं, इन्होंने अदारों के रख दिए हैं। ये सारी चीजें अब फॉरेनर्स को कह रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को $1 बिलियन की, वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दें। पहले मैं इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर रहा हूं जी। कल नहीं तो परसों रोजे हैं, अल्लाह मुझे झूठ से महफूज रखे। वैसे ही 8-9 साल से मैं झूठ नहीं बोल रहा कि मैं इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर था। यूके में कॉन्फ्रेंस हुई डॉर्चेस्टर होटल में। नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, हमने कहा सवाल किए जाएं। एक बुजुर्ग साहब उठे, सफेद सर, छोटी छोटी दाढ़ी थी। उन्होंने उर्दू में बात की, बल्कि आधी पंजाबी में की। अच्छा। उन्हें कहा अपने पैसे थे इत्थे ले आ रहे हो, अपने पैसे थे मियाँ जी इत्थे लै के आ रहे हो, ते साडे पैसे कहंदे हो कि असीं लाहौर लैके आइए। सानू पागल समझदे हो तुसीं? ये मियाँ साहब के मुंह पे कह दिया उन्होंने? बाद में मियाँ साहब कहते इस, हाँ मियाँ साहब, लंदन में तो नहीं डरते लोग जी। अच्छा। एक दूसरा बंदे ने और सवाल किया, बिल्कुल आप कहेंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री को कहूंगा कि वो, मैं उसका मिनिस्टर था, इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री इंडस्ट्री के साथ थी उस वक्त। एक बंदे ने कहा कि मियाँ साहब अपने पैसे देते लैके आ रहे हो, सानू कह रहे हो कि लाहौर ले आओ, सानू पागल समझे है तुसा? हाँ। मियाँ साहब के पास कोई जवाब नहीं था। बाद में मुझे कहने लगे ये सवाल किने कराया देखो लो। और मैं कहा जी खुद भी बड़े सियाने, सवाल कराने की क्या जरूरत है, ये खुद बड़े। क्योंकि एक दफा मैं और इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में था तो उन्होंने कहा कि जनाब आप समझते हैं कि हमारी वहां कोई इज्जत नफ्स होगी? नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने प्लाट लिया 12 साल से, कैश पेमेंट यहां से भेजी है, मैं यहां आया हूं मेरे प्लाट पे कि आज इन्होंने कहा ओवरसीज के लिए सेक्टर बनाएंगे। ओवरसीज प्रॉपर्टी के मसले में इतने डरते हैं कि महीने में 4-5 कॉलें जरूर मुझे आती है जी कि हमारे प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया, हमारे घर पे किसी ने। ये बदमाशों को टेक देते हैं, बदमाशों को पालते हैं। अगर इस मुल्क में कानून की हुकूमत हो तो किसी की जुर्रत है कि वो देखे कि क्या हो रहा है? हाँ। किसी की जुर्रत है कि वो ज्यादती करे? इस मुल्क में जराइम पल जो रहा है हुक्मरानों के जेर साया पड़ रहा है या सियासी शख्सियतों के जेर साया पड़ रहा है, जो जितना इस मुल्क में कोई करप्शन हो ही नहीं सकती जब तक उसके पीछे कैसे। मैं 7-8 दफा वजीर रहा हूं जी, जब तक सेक्रेटरी ना मिला हो फेडरल मिनिस्टर किस तरह करप्शन कर सकता है? सही बात, सही बात। आप देखें ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की मिनिस्ट्री में पब्लिक अकाउंट में कैसे कैसे अकाउंट आए हैं। 1-2 नहीं, अगर 2 करोड़ रुपए पर कनाल कोई जगह है उसको 25 करोड़ रुपए पे लिया गया। ठीक। मैं शेख साहब मैं नहीं समझता ये मुल्क अब इस तरह चल जी। ठीक शेख साहब, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है।
ब्रेक के बाद आएंगे तो बजट के हवाले से तो हमने काफी है और इकोनॉमी के हवाले से भी आपने अपने तासुरात का इजहार किया। कुछ दीगर अहम सियासी मसाइल हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी आपकी राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बजट के हवाले से तो काफी तफसील से बात हो गई, जरा सऊदी अरब का रुख करते हैं। ये सऊदी अरब में तो कहा जाता था कि वो वजीर आजम नवाज शरीफ के बड़ा करीब हैं। ये जो दौरे में हुआ है हमारे वजीर आजम साहब के साथ, ये आखिर हुआ क्या है? फॉरेन मिनिस्ट्री अब ये कह रही है कि जनाब वक्त बड़ा कम था और उन्होंने बल्कि माजरत भी की है कि टाइम की कमी की वजह से नवाज शरीफ साहब को तकरीर का मौका नहीं मिल सका। ये हादसाती तौर पे हो गया है या ये कोई प्लानिंग थी इस तरह? पंजाबी में कहते हैं पैड़े रोड नालों चुप चंगी। ये नलायकों का टोला जो फॉरेन ऑफिस में है, लोग इस बात को भूल रहे थे, इन्होंने फिर याद कराई है जी टाइम बड़ा थोड़ा था। यानी हम बहरैन के लिए टाइम था, दूसरी जगहों के लिए टाइम था, और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ताकत देखें क्या हुआ है आज मिस्र में, क्या हो रहा है टर्की में, क्या हुआ है लीबिया में, क्या हुआ है जॉर्डन में होने जा रहा है, क्या हुआ है इराक में, क्या हो रहा है ट्यूनिस में, क्या हो रहा है यमन में। और हमें जिन्होंने बुलाया था और जिनके लिए तकरीरें तैयार की जा रही थी और जहाज में तकरीरें, बड़ी बदनसीबी ये है, बावजूद मैंने काफी ट्रेन किया, इसके बावजूद भी नवाज शरीफ तकरीरों में ट्रेन नहीं हो सके। आप ट्रेन करते थे शेख साहब? अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो सका। मेरा मतलब है बहुत सारी चीजों में मैं ये कह सकता हूं कि वक्त के गुजरने के साथ साथ उनकी सलाहियतों में इसलिए इजाफा नहीं हुआ कि उनमें टैलेंट ही नहीं था। अच्छा, मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, किस्मत की लकीरें उसकी अपनी है जो छाया हुआ है कई केसेस में। तीसरी दफा उनको टाइम मिला है, उनके भाई को छठी दफा टाइम मिला है। मैं किस्मत तो नहीं बदल सकता, लेकिन सिफर को 100 से ज़रब दो, वो सिफर ही होता है। और मैंने ऐसे ऐसे, अब किसी, अल्लाह से मुझे डर लगता है, बड़ी नामुनासिब बात होगी, मैंने इतनी नाअहल क़ियादत का तसव्वुर कभी नहीं किया। आप यकीन जाने कि उनको यही नहीं पता होता था किसी जमाने में कि ये जिबूती कहाँ वाक़या है। अब असल मसला है कि एक आदमी को पैसे के बलबोते पे वो इतना एक जोरदार रवैया अख्तियार कर लेता है। पहले पैसा कमाते हैं, बनाते हैं, फिर लगाते हैं, पड़ोसी मुल्कों से पैसा लेते हैं, इलेक्शनों में इनकी आमदन का जरिया है। मैं कल किसी मेंबर को गया था अफसोस करने, वो सरकारी मेंबर था, मैंने कहा तू कैसे, तेरा तो वहां बड़ा कंपटीशन था। कहता शेख साहब आप बातें करते हैं, मैंने 3 करोड़ रुपया पार्टी फंड में दिया था। इस मुल्क में देखें कि बंदे के कद के हिसाब से कोई 50 लाख देता है, कोई करोड़ देता है, कोई 2 करोड़ देता है, फिर वो कमाता भी है ना जी। इन्वेस्टमेंट लगाने से ही मिलता है, वो फिर कमाता है और फिर खाता है, फिर बनाता है, फिर हम चीखते हैं कि ये बेईमान था, ये करप्ट था। वोट देखते हुए हम देखते ही नहीं है कि ये इस काबिल था, ये अहल था, नहीं था। हमें गर्ज सिर्फ ये होती है, हर आदमी का रिश्ता जो है वो मफाद से जब मुंसलिक हो जाता है तो कौमों की तबाही और जवाल का वक्त होता है। और ये हमारा वक्त है, इस वक्त तबाही और जवाल का वक्त है। और हमारी क़ियादतें हम पे इसलिए मुसल्लत होती हैं कि हम छोटे छोटे मफाद की खातर अपने वोट को मौत की घाट उतार देते हैं और बाद में रोते हैं कि जी हल्के में कभी आया ही नहीं, हल्के में कभी देखा ही नहीं गया, हल्के से गुजरा नहीं। ये सारी बातें हमें पहले सोचनी चाहिए। ये शेख साहब, और ये मैंने अटॉर्नी जनरल को उस दिन कहा जी, मैंने कहा कि तुमने ये गुलभूषण का केस जानबूझ के हराया है। अच्छा। वो कहता नहीं, अगली दफा हम जीत जाऊंगा, अल्लाह से दे सुना है उसको हार्ट अटैक हो गया। मैंने कहा सादी, शेख सादी ने कहा कि वो चांटा अपने मुंह पे मारो जो वक्त गुजरने के बाद कहा जाए कि ऐसे मारूंगा, ऐसे कैंची लगाऊंगा। ठीक, जो कुछ इस मुल्क में पिछले चंद महीनों में हुआ है, मैं समझता हूं पाकिस्तान की इज्जत नफ्स पर बहुत बड़ा, अभी बहुत बड़ा धचका लगा है। कौम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि अपनी क़ियादत पे शक करती है कि वो पाकिस्तान के साथ है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ है। अल्लाह माफ करे। वो पाकिस्तान का मफाद देख रहा है कि पड़ोसी मुल्कों का मफाद देख रहा है। किसी कौम और मुल्क की इससे बड़ी तस्दीक कोई नहीं हो सकती कि उसकी क़ियादत उसकी कौम की नजरों में मशकूक हो जाए। जब शेख साहब अपने वजीर आजम की अगर इस निगाह से देखा जा रहा है जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो फिर लोग टैक्स क्यों देंगे, लोग इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों करेंगे जब इस किस्म की सूरत आ रहा है? अच्छा शेख साहब, आपने सियासत की जहां तक बात की, एक आपके अपने हल्के के हवाले से एक सियासी सवाल, आप NA 56 NA
55 दोनों से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं? ऑफ कोर्स, मैंने 56 में कल जलसा किया, बहुत बड़ा तारीखी जी। और 55-56 पहले एक ही होते थे जी। ये कोई मैं 2 हल्के तकसीम हो गए। 54 का भी कुछ हिस्सा हमारे साथ 38 में होता था और मैं अल्लाह के फजल से दोनों हल्कों में लड़ने जा रहा हूँ। तो शेख साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से इस सिलसिले में कोई मुशावरत हुई है? क्योंकि वहां से फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ऐलान कर दिया कि जनाब मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, तो आपका वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं होगा इसकी वजह से? ये तो उनका हक है, हर आदमी का हक है। जाहिर है एक ही बंदा लड़ेगा ना, 2-2 तो नहीं लड़ेंगे, ये भी उनका हक है। हर आदमी को हक है कि इलेक्शन के लिए वो अपनी बात करे, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से समझता हूँ, मैं हूँ तो किसी की जूती के बराबर नहीं। हर आदमी को हक है कि वो अपनी बात करे और अपने लिए जुस्तजू करे, और मैंने अपने तौर पर 55 और 56 से अल्लाह की मदद से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। और शेख साहब, एक और अंदर की खबर मिली है, आप तस्दीक करें इस बात की कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने एक तकरीब रखी थी जिसके अंदर उन्होंने ऐलान करना था और उस सिलसिले में उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को भी उस तकरीब में बुलाया था, लेकिन तरीन साहब गए नहीं। ये आपने तो नहीं रोका था, या तरीन साहब का अपना फैसला था? मैं छोटा आदमी नहीं हूं, मैं ऐसी बातें नहीं करता। जाना तो जाए, जिसने जाना जहां जाना जाए। और मैं एक पार्टी को ऐड करता हूं और हम सीट एडजस्टमेंट में मुझे 100% यकीन है कि ये अवामी मुस्लिम लीग की दोनों सीटें होंगी। ठीक, मुझे जरा बराबर शक भी नहीं है। और मैं इमरान खान की दोस्ती को किसी इम्तहान में भी डालने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं 7 दफा वजीर रह चुका हूँ और मेरा किरदार सबके सामने है। और सीटें मैं किसी भी, अब अल्लाह ने मेरी ऐसी पोजीशन बनाई है कि मैं सीटें किसी भी जगह से लड़ सकता हूँ, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी सोच है, और मैं इमरान खान की सोचों से वाकिफ हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि 54 में इमरान खान लड़े और 55 और 56 में शेख रशीद लड़े। नीचे अपने एमपीए रख लें जिसने रखने, क्योंकि आपस में तो आपको पता छोटी मोटी टुक टक तो लगी रहती, तो चलती रहती। ठीक है शेख साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब उस लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बजट के ऊपर बात हुई, कुछ सियासत के ऊपर भी हमने उनसे जिक्र किया। सऊदी अरब में वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो तो हम सभी जानते हैं, शेख साहब का तबसरा भी आपने उसके ऊपर सुना। शेख साहब, पॉलिटिक्स के ऊपर ही मजीद कुछ आगे आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हम देख रहे हैं कि जरदारी साहब ही अब तक मैदान के अंदर हैं, बिलावल भुट्टो साहब की एंट्री कहीं नजर नहीं आ रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कई नाम अब आवाज आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाने का सोच रहे हैं। पेशावर से तो एक आवाज आ ही चुकी है, कुछ पंजाब से भी 1-2 लोगों के नाम आ रहे हैं। गोंदल साहब की आवाज आई, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की आवाज आई। ये हो क्या रहा है? ये परिंदे इधर से उधर किस तरह जा रहे हैं? देखिए जी, GIT का फैसला का लोग इंतजार कर रहे हैं, डारों की डारें उड़ेंगी। अच्छा, ये बड़े समझदार परिंदे होते हैं। ये असल सूरत हाल वाजे होगी GIT के फैसले के बाद। 100-125 दिनों में आप देखें, अगस्त सितंबर में, और मैं अक्टूबर नवंबर में इंतखाब भी देख रहा हूं। मैं नहीं देख रहा कि हुकूमत इस तरह चल सकती है। इसी साल में होना है जो कुछ होना है, इलेक्शन होने हैं, सिलेक्शन होना है, इसी साल में होना है। और ये परिंदे डारों की डारों उड़ते हैं। भट्टो साहब जो हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये 12 मेंबरों से 2 ताई अक्सरियत को पूरे का पूरा, वो जो एक तो होता है ना केला केला कबूतर होता है, एक होती है डार, 12 मेंबरों से और 8 मेंबरों से भट्टो साहब ने पंजाब में 2 दफा चीफ मिनिस्ट्री बनाई है। ये इंटरेस्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं। थाना इनकी मोहताजगी हमारी तरह नहीं होती। हमने कभी पता ही नहीं कि थाने में SHO कौन है, SP कौन है। सारी सियासी जिंदगी में देखा ही नहीं कि भाई ये पुलिस का क्या सियासत होती है। और सारे शहर को पता है कि शेख रशीद ऐसे काम में मुलव्वस नहीं है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई मंशियात फरोश हूं या मैं कोई मंशियात का काम करता हूं कि मैं पुलिस से। और जो लोग ये समझते हैं कि पुलिस की सियासत के बगैर बाज इलाकों में उनकी धाक नहीं कायम रह सकती, तो फिर वो डारों की सूरत में उड़ के जाते हैं जी। हमें तो लोग ताना देते हैं कि 1 सीट की अवामी मुस्लिम लीग है। मैंने कहा शुक्र करो 1 सीट की अवामी लीग है। और मैं जब इनको कहता था कि मुझे बनने दो लीडर ऑफ अपोजिशन, मुझे तहरीक इंसाफ से सिर्फ 3-4 सीटें चाहिए थी, मैं इस वक्त तक काम तमाम कर चुका होता। मैं सिर्फ एक इमरान खान मेरे साथ था। अगर ये 3 वोटें तहरीक इंसाफ वाले मुझे दे देते और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन होता, तो पाकिस्तान की सियासत का मैं रुख पलट के रख देता। ठीक, बदनसीबी ये है कि ये लोग
वरासतों के और दौलत की। ये देखे ना, एक एक चेयरमैन ने 3-3 करोड़ रुपए में इलेक्शन लड़ा है बल्दियात का। अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो हमारे हलकों में लोगों ने सुजुकी और चंचियां रिश्वत में देनी शुरू कर दी हैं। ये रिश्वत ही कहूंगा, पता नहीं गैर मुनासिब लफ्ज है। ये कहते हैं जी गरीबों में बांट रहे हैं। गरीब भी समझता है चलो फंस गया, मेंबर इस वक्त भेजेगा, बाद में गरीब जाता है तो उसको धक्के पड़ते हैं। वो मेंबर की शक्ल देखने को तरस जाता है कि कहता है मेंबर ने मेरा जनाजा ही नहीं पढ़ा, मेरा बाप मर गया नहीं आया, मेरा भाई मर गया नहीं आया। यही हालात है शेख साहब। कब्रिस्तान से निकलते हैं दूसरे में। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, आपने वक्त निकाला आज प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तबसरा और तज्जिया, उनके साथ आप एग्री करें, उनकी बात के साथ इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन उनकी बात सुनते जरूर हैं लोग। आगे देखते हैं इस सियासत के अंदर नया रुख कौन सा सामने आता है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।